मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। तो सबसे पहले एक शब्द आया मोशन। मोशन और रेस्ट को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? किसी के सापेक्ष जब भी हम रेस्ट या मोशन को डिफाइन करते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट के सापेक्ष डिफाइन करते हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या है? द कोऑर्डिनेट सिस्टम attached with a clock opted to describe the motion of a particle is called frame of reference। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें एक क्लॉक अटैच्ड होगी। एक क्लॉक अटैच होगी। क्यों क्लॉक अटैच होगी? क्योंकि उसमें हमें टाइम बाउंडेशन करना होगा कि टाइम के साथ अगर वो बॉडी अपना प्लेस चेंज कर रही है तो हम उसे कहते हैं इन मोशन। अगर टाइम के साथ अपना प्लेस चेंज नहीं कर रही है तो हम उसको कहते हैं इन रेस्ट। ठीक है, यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये आपको पता है y होता है, ये x एक्सिस होती है। यहां पे इसको हम क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। ये क्या हो जाता है हमारा? ओरिजिन। अब अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे यहां पे था, कुछ देर बाद इसका कोऑर्डिनेट बदल गया, तो इसका मतलब हम इसे कहेंगे इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर इसका कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है तो हम कहेंगे इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, सो मोशन क्या हुई? मोशन इफ a body changes its position, changes its position with time, it is called in the state of motion। इन द स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट क्या है? अब यहां पे क्या था? चेंज कर रहे हैं अपना पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी? रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to time, then it is called to be in rest। तो ये किस में कहलाएगी? रेस्ट में। अगर ये अपना स्थान बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या कहलाएगी? मोशन में। अगर ये अपना स्थान नहीं बदल रही है तो ये किस में कहलाएगी? रेस्ट में। ठीक है, हम इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, then it is called
ट्रांसलेटरी मोशन। अब आप सोचेंगे यही तो डेफिनेशन मोशन की भी थी, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या स्पेशल क्या हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन में स्पेशल सिर्फ इतना है कि उस बॉडी का कोऑर्डिनेट बदलना बदलना निश्चित है, ठीक है। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, निश्चित है। अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है, जैसे मैं अभी यहां पे हूं, मेरी पोजीशन यहां पे चेंज हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। मोशन और भी तरीके की हो सकती है, जैसे जैसे मैं इस सी प्लेस पे घूम जाऊं, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन हमने मोशन की, ये कैसी मोशन में आएगा? रोटेटरी मोशन में। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाले पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस हम ले लेंगे, ठीक है, और उसमें हम उसकी पोजीशंस को कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओरिजिन हो गया हमारा 0 0, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे +10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, एंड -10 है, -20 है, एंड सो ऑन, -30 है। इस तरीके से हम कहीं भी, जैसे मान लिया हमने कहा कि अभी ये 10 पे है, 10 पे यहाँ पे था, फिर इसके बाद कहां पे चला गया? 30 पे चला गया, यहाँ पे चला आया। तो ये है रिप्रेजेंटेशन किसका? पोजीशन का, और जब ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। अब हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। अब दो चीजें हो गई। अभी तक क्या था? 1D था, 1 डायमेंशन में हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या थी? पोजीशन। अभी क्या आ गया? पोजीशन आ गया और टाइम आ गया। अब जाहिर सी बात है 2 एक्सिस हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम टाइम को, इफ वी रिप्रेजेंट टाइम ऑन x axis and position on y axis, then the graph thus obtained is called पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ क्या हो जाएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को हमने किस पे रिप्रेजेंट किया? वाई एक्सिस पे, और टाइम को किस पे रिप्रेजेंट किया? एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लो ये आपका 0 0 हो गया, यहाँ पे टाइम भी 0 है और पोजीशन भी 0 है। 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे ले लिया 30, यहाँ पे ले लिया 2 सेकेंड, यहाँ पे ले लिया 4 सेकेंड, यहाँ पे ले लिया 6 सेकेंड। मान लिया कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही थी कि 0 पे थी, 10 पे 2 पे आ गई, फिर 2 सेकेंड में 10 पे पहुंच गई, 4 सेकेंड में क्या होगा? 20 पे पहुंच गई, फिर 6 सेकेंड में क्या हुआ? 30 पे पहुंच गई। तो इस तरीके से इसकी जो मोशन होगी, ये जो कर्व बनेगा, ये क्या कहलाएगा? इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ये इसका क्या कहलाएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं इसकी वेलोसिटी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी वेलोसिटी। वैसे मोशन के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर ये कर्व जो है, ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो हम ये कहेंगे
कि द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ऐसी मोशन जिसमें बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। हमने कहा कि वेलोसिटी निकालेंगे, सब जगह इसका स्लोप, इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप हर जगह बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, यूज क्या है इसका, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी, इफ पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम ग्राफ of a motion is straight line, then the motion is called यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन कैसी कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगी, if the position time graph is not a straight line, then motion is called non-uniform। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कोई भी कर्व हो सकता है। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो कोई भी कर्व हो सकता है। जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इस तरीके से कोई भी कर्व हो जाए तो ये वाला क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, ये यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड is called distance, and the shortest distance between initial and final position is called displacement। देखिए ये चीज यूनिफॉर्म मोशन में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम 2D यूनिफॉर्म मोशन ले लेंगे तो उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं ज्यादातर।
ठीक है, ज्यादातर मैंने कहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ले लें, सपोज करिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने ले ली और यहां पे इस पॉइंट को T1 ले लिया और इस पॉइंट को T2 ले लिया, ये पॉइंट T1 है या पॉइंट T2 है, तो ये जो लेंथ होगी, ये कर्व की जो लेंथ होगी, ये हमारी होगी डिस्टेंस, ये हमारी होगी डिस्टेंस। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड यू मस्ट नो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो सबसे छोटा कर्व बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। कुछ और चीजें जानना आवश्यक है। ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्शन बताना आवश्यक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्शन बताना आवश्यक है। यूनिट दोनों की मीटर ही है, मीटर, मीटर फॉर बोथ, दोनों के लिए यूनिट क्या है, मीटर ही है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, जैसे हम कहीं 60 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, ठीक है, मान लो बाइक से सफर तय करते हैं, ठीक है, और हम वहां पे 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, वहां पे 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर समय हमारा एक्सीलेटर इतना था कि हमारी स्पीड हर समय 60 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं, कभी ब्रेक मारनी पड़ी, स्पीड 0 हो गई, कभी हमें साफ अच्छा स्पेस मिला तो हमारी स्पीड 90 हो गई, कभी 30 40, मतलब वेरी करती रही। तो ये एवरेज स्पीड है क्या, एवरेज स्पीड है क्या? एवरेज स्पीड क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन is called एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, रेशियो है किसका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितनी मैंने टोटल डिस्टेंस कवर की और टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट and total time is called average velocity। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन के रेशियो को हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम।
अपान में टोटल टाइम। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था वो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपान में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए कुछ चीजें जानना आवश्यक है। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो बट नेवर नेगेटिव। देखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो या तो जीरो हो सकती है। जीरो कब होगी, अगर वो बॉडी मूव ही ना करे, अगर वो बॉडी मूव ही ना करे, मतलब एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल दोनों सेम बने रहे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कभी भी किसी भी बॉडी की नेगेटिव नहीं हो सकती। अगला टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको सिंपली हम वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक, ये क्या है, द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड instantaneous velocity. The limit of average velocity is called instantaneous velocity. चलो एक सपोज क्या करते हैं, the body is at position x at time t, at time x पे है, कब, जब टाइम t था। ठीक, एंड इट मूव्स टू x plus delta x when time is t plus delta t। जब टाइम t plus delta t हो जाता है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, x plus delta x। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपान में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक, एक्स फाइनल क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपान में टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, टी से टी सहित, यक्स से यक्स सहित, यहां से v एवरेज बराबर क्या आ गया, डेल्टा एक्स अपान में डेल्टा टी। ये नहीं है, अभी हमने क्या कहा था, इसकी लिमिट, इसकी लिमिट, अगर हम इसमें लिमिट ले लें, लिमिट किसकी लेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इफ v एवरेज limit delta t tends to 0 of v average, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे भी लग जाएगी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपान में डेल्टा t, डेल्टा x अपान में डेल्टा t। अगर कभी भी डेल्टा x पे ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 लग जाए तो इधर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, v, और ये वाला क्या बन जाएगा, dx over dt। So this is the formula of v
एवरेज या वेलोसिटी का, या इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी चीज को हम निकालेंगे फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। एक पोजीशन टाइम ग्राफ ले लेते हैं। ये T1 है, ये T2 है। इस पोजीशन को हम क्या लिख लेते हैं, x1, और इस दूसरी पोजीशन को हम क्या लिख लेते हैं, x2 या x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, T2 को लिख लेते हैं T, और इसको लिख लेते हैं T प्लस डेल्टा T। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आता है आपका, ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब हम इसमें ले लेंगे डेल्टा T टेंस टू जीरो, डेल्टा T टेंस टू जीरो, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल छोटी, इसी पोजीशन पे। मतलब समझिए, अगर ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल पास आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम छोटा सा पॉइंट बचेगा, और वही उस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। तो यही निकालते हैं हम dx बाई dt। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी। ठीक, अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी कैलकुलस से फाइंड करनी हो, बाय कैलकुलस, अगर हमें x बराबर दे दिया जाए ft, ठीक है, और हमें पूछा जाए v कैसे निकालेंगे, v कैसे निकालेंगे, तो हमसे कैसे निकालेंगे, dx ओवर dt कर लेंगे। ठीक, एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर हमसे x बराबर दे दिया जाए 2t स्क्वायर, और पूछ लिया जाए फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2, एट t इज इक्वल्स टू 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v फाइंड करेंगे। v कैसे फाइंड करेंगे, dx ओवर dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो t की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है d बाई dt ऑफ t की पावर n, उसका मान होता है n t की पावर n माइनस 1, n t की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे t स्क्वायर है, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो यहां से 2 एक तो पहले से था, 2t ये आ गया, बराबर क्या हो जाएगा 4t, बराबर क्या हो जाएगा 4t। अब t की जगह क्या रख देंगे 2, टेकिंग t इज इक्वल टू 2, तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2t, t का मान कितना 2, तो यहां से कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 2, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous velocity is called instantaneous speed। मैग्नीट्यूड जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, उसे हम क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड।